सभी साथियों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल लॉन्ग वॉक जीके में। साथियों, आज हम जो बात करने वाले हैं CET एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए ग्रेजुएशन लेवल और 10+2 EORO के एग्ज़ाम में जो भी पर्सन कला संस्कृति से बनने वाले हैं, आज उसका मैं कुछ भाग लेकर आया हूं। जैसे आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान की जितनी भी अकादमी संस्थान है उन सभी के बारे में बात करेंगे। राजस्थान की अकादमी संस्थान हो गई, राजस्थान के वाद्य यंत्र हो गए, राजस्थान की झीलें तालाब और राजस्थान की मुख्यतः बावड़ियाँ, इन सभी के बारे में है वो बात करने वाले हैं। बड़े ही अच्छे तरीके से बात करने वाले हैं। अगर साथियों मेरे द्वारा जो भी इस वीडियो में आपको जानकारी दी जाती है, अगर वो जानकारी आपको अच्छी लगती हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। और हाँ, आपके छोटे भाई का ही चैनल है तो चैनल को सब्सक्राइब करने में संकोच मत करना और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि मेरे द्वारा जो भी यहाँ पर वीडियो डाला जाता है वो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। साथियों, अपने हर एक दोस्त में शेयर करना है इस वीडियो को, क्योंकि कम समय में आपको ज़्यादा जानकारी है वो सिर्फ है वो लॉन्ग वॉक जीके पर ही मिलने वाली है। साथियों, बढ़ते हैं हमारे आज के इस मुख्य सेशन के ऊपर। अकादमी संस्थान, राजस्थान की अकादमी संस्थान। सबसे पहले जयपुर में कौन कौन से अकादमी संस्थान है, तो जयपुर में है राजस्थान संगीत अकादमी जिसकी स्थापना 1950 में होती है। जयपुर के अंदर गुरु नानक संस्थान है जिसकी स्थापना 1969 में होती है। राजस्थान में ही जयपुर कथक केंद्र है। ये पूछा जाता है कि जयपुर कथक केंद्र कहाँ पर है या कथक संस्थान कहाँ पर है, तो जयपुर के अंदर है जिसकी स्थापना है वो 1978 के अंदर होती है। उसके बाद में पुरातत्व व संग्रहालय विभाग कहाँ पर है, जयपुर के अंदर है जिसकी स्थापना 1950 में होती है। और इसी पुरातत्व व संग्रहालय विभाग के द्वारा द रिसर्च पत्रिका का प्रकाशन होता है। ये है वो पूछा जाता है एग्ज़ाम के अंदर। द रिसर्च पत्रिका किस विभाग के द्वारा निकाली जाती है, तो पुरातत्व व संग्रहालय विभाग। पुरातत्व मतलब खोदने का काम कौन करता है, खुदाई का काम कौन करता है, तो पुरातत्व विभाग। वहाँ पर खुदाई वाले क्या कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं। द रिसर्च पत्रिका है वो पुरातत्व व संग्रहालय विभाग के द्वारा निकाली जाती है जिसकी स्थापना 1950 के अंदर होती है। उसके बाद में मदरसा ए हुनरी की स्थापना 1857 में होती है, लेकिन 9 साल बाद में 1866 में इसका नाम बदलकर राजस्थान स्कूल आर्ट्स एंड क्राफ्ट कर दिया जाता है। इसका निर्माण है वो सवाई राम सिंह के द्वारा करवाया जाता है। उसके बाद में राजस्थान उर्दू अकादमी कहाँ पर है, जयपुर के अंदर है जिसकी स्थापना 1979 में होती है। उर्दू के साथ में सिंधी की भी स्थापना, राजस्थान सिंधी अकादमी की स्थापना 1979 में होती है। उर्दू और सिंधी है वो एक साथ में याद रखना, इन दोनों की स्थापना 1979 में होती है। और राजस्थान सिंधी अकादमी के द्वारा एक वार्षिक पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है जिसका नाम है रिहाण। क्या है, रिहाण। उसके बाद में पोथी खाना संग्रहालय कहाँ पर है, जयपुर में है। गुडियों का संग्रहालय कहाँ पर है, जयपुर में है। गोल्फ अकादमी कहाँ पर है, जयपुर में है। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान कहाँ पर है, जयपुर में है। पंडित झाबरमल शोध संस्थान कहाँ पर है, जयपुर में है जिसकी स्थापना 2000 में होती है। और श्री रामचरण प्राचार्य विद्यापीठ व संग्रहालय जयपुर के अंदर स्थित है जिसकी स्थापना 1960 में होती है। राजस्थान ललित कला अकादमी कहाँ पर है, जयपुर में है जिसकी स्थापना 24 नवंबर 1957 को होती है। राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी कहाँ पर है, जयपुर में है जिसकी स्थापना 15 जुलाई 1969 को होती है।
राजस्थान ब्रज भाषा अकादमी, जिसकी स्थापना 1986 में होती है और इसी के द्वारा एक 3 महीने की पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है, त्रैमासिक पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है, जिसका नाम है ब्रज सतदल। ब्रज सतदल पत्रिका का प्रकाशन है वो राजस्थान ब्रज भाषा अकादमी के द्वारा इसका प्रकाशन किया जाता है, जिसकी स्थापना 1986 में होती है। और राजस्थान संस्कृत अकादमी, राजस्थान संस्कृत अकादमी ये कहाँ पर है? जयपुर के अंदर है। इसकी स्थापना 1980 में होती है और इसी के द्वारा माघ पुरस्कार दिया जाता है, जैसे राजस्थान संस्कृत अकादमी, उर्दू अकादमी, सिंधी अकादमी, हिंदी अकादमी, ब्रज भाषा अकादमी, ये सभी कहाँ पर है? ये सभी जयपुर के अंदर है। और जवाहर कला केंद्र की स्थापना 18 अप्रैल 1993 को होती है और इसके वास्तुकार है चार्ल्स कोरिया। उसके बाद में श्री गंगानगर में राजस्थानी पंजाबी भाषा अकादमी है, जिसकी स्थापना 2006 में होती है। और हनुमानगढ़ में स्वामी केशवानंद स्मारक संग्रहालय बना हुआ है। चूरू के अंदर नगर श्री लोक संस्कृति शोध केंद्र, जिसकी स्थापना 1964 में होती है। भरतपुर के अंदर राजस्थान सरसों अनुसंधान केंद्र इम्पोर्टेंट है। राजस्थान सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? भरतपुर में है। ब्रज भाषा अकादमी कहाँ पर है? ये भी भरतपुर के अंदर है। झालावाड़ में भवानी नाट्यशाला है, जिसकी स्थापना 1921 में है, जो ओपेरा शैली में बनी हुई है। भवानी नाट्यशाला जो झालावाड़ में है। और टोंक में केंद्रीय भेड़ प्रजनन व ऊन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? जयपुर में है। और जयपुर में नहीं, टोंक के अंदर है। मौलाना अब्बुल कलाम आज़ाद या अरबी फ़ारसी शोध संस्थान, ये कहाँ पर है? तो ये टोंक में है। सबसे पहले मौलाना अब्बुल कलाम आज़ाद, ये इसकी स्थापना तो 4 दिसंबर 1978 में होती है, लेकिन इसका नाम 1987 में बदल दिया जाता है और नाम कर दिया जाता है अरबी फ़ारसी शोध संस्थान। और अजमेर के अंदर एकलव्य नाट्य संस्थान है। जैसलमेर के अंदर युद्ध संग्रहालय है, वो वेरी इम्पोर्टेंट। जैसलमेर के अंदर युद्ध संग्रहालय है, जिसका उद्घाटन 24 अक्टूबर 2015 को होता है। सीकर के अंदर पहला कृषि विज्ञान केंद्र है। और सरस्वती पुस्तकालय भी कहाँ पर है? सीकर में है सरस्वती पुस्तकालय। और साथियों, उदयपुर के अंदर भारतीय लोक कला मंडल है, जिसके अध्यक्ष कौन है? जिसके अध्यक्ष देवीलाल सांबर है, जिन्हें 1952 में पद्मश्री मिला था। और राजस्थान साहित्य अकादमी वो कहाँ पर है? वो भी उदयपुर के अंदर है, जिसकी स्थापना 28 जनवरी 1958 को होती है। और इसी राजस्थान साहित्य अकादमी जो उदयपुर में स्थित है, इसी के द्वारा एक महीने की पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है, मासिक पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है, जिसका नाम है मधुमती। और इसी के द्वारा मीरा पुरस्कार दिया जाता है। मीरा पुरस्कार राजस्थान साहित्य अकादमी और मधुमती जो मासिक पत्रिका का प्रकाशन है वो भी राजस्थान साहित्य अकादमी के द्वारा किया जाता है। और पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, इसकी स्थापना कब होती है? 1986 में होती है। उदयपुर में है। माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध संस्थान उदयपुर में है। तीरंदाजी खेल अकादमी उदयपुर में है। भारतीय प्रबंध संस्थान राजस्थान का एकमात्र है जो उदयपुर में है। हिंदी विद्यापीठ जनार्दन राय नागर के द्वारा इसे स्थापित किया जाता है। और बीकानेर के अंदर कौन कौन से हैं जो अकादमी संस्थान? बीकानेर के अंदर राजस्थानी भाषा साहित्य व संस्कृति अकादमी है और इसी के द्वारा है वो सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार दिया जाता है। इसकी स्थापना 1983 में होती है और इसी के द्वारा मासिक पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है जागती ज्योत। और बेर अनुसंधान बीकानेर में, खजूर अनुसंधान केंद्र बीकानेर में और राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र जोहड़बीड़ बीकानेर में। और राजस्थान राज्य अभिलेखागार है वो 1966 में इसकी स्थापना होती है। 1966 में ये बीकानेर आता है, लेकिन 1955 जब इसकी स्थापना होती है तब यह जयपुर में होता है। 1955 में इसकी स्थापना जयपुर के अंदर होती है, लेकिन 1966 के अंदर इसे बीकानेर लाया जाता है राजस्थान राज्य अभिलेखागार को। और शुष्क उद्यानिकी का केंद्रीय शोध संस्थान ये कहाँ पर है?
बीकानेर के अंदर है। जोधपुर के अंदर राजस्थान संगीत नाटक अकादमी है, जिसकी स्थापना 1957 में होती है और इसी के द्वारा रंग योग पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है। जोधपुर के अंदर राजस्थान प्राचार्य विद्या संस्थान, जो राजस्थान का सबसे बड़ा पांडुलिपि भंडार गृह है, इसकी स्थापना 1950-51 में की जाती है जोधपुर के अंदर राजस्थान प्राचार्य विद्या संस्थान की। और केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान काजरी कहाँ पर है? जोधपुर के अंदर। आफरी कहाँ पर है? जोधपुर के अंदर। और राष्ट्रीय कला मंडल कहाँ पर है? जोधपुर के अंदर। रूपायन शोध संस्थान कहाँ पर है? जोधपुर के अंदर, जिसकी स्थापना 1960 में होती है और इसी के द्वारा रूपायन शोध संस्थान के द्वारा लोक संस्कृति और मरुचक्र पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है। राजस्थानी शोध संस्थान कहाँ पर है? जयपुर के अंदर है। जोधपुर के अंदर। राजस्थान ओरिएंटल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? जोधपुर के अंदर। साथियों, अब बात करेंगे राजस्थान के वाद्य यंत्रों के बारे में। घन वाद्य यंत्र किसे कहा जाता है? जिसको आपस में टकराने से आवाज़ आती है, जैसे मंदिर के अंदर घंटी बनी होती है, उसे ही कहा जाता। जैसे टाली हो गई, टंकोरा हो गया, घंटा हो गया, वीर घंटा हो गया, कागरच हो गया, झालर, सांकड़, घुंघरू, गुराड़िया, रमझोल, ये सभी क्या है? ये सभी घन वाद्य यंत्र है। इनको आपस में टकराने से आवाज़ उत्पन्न होती है। और मंजीरा है, ये भी घन वाद्य यंत्र है। तेरह ताली नृत्य में कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा इसका उपयोग किया जाता है और इसी तेरह ताली नृत्य का उद्गम स्थान है वो पादरला गांव पाली को माना जाता है। झांझ भी एक घन वाद्य यंत्र है, जिसका उपयोग है वो कच्ची घोड़ी नृत्य करते समय शेखावाटी में किया जाता है। जो कच्ची घोड़ी नृत्य है वो शेखावाटी का फेमस है। और खड़ताल का जादूगर खां है। खड़ताल का जादूगर सदीक खां मंगनियार को कहा जाता है। और खड़ताल बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर की फेमस है। और श्रीमंडल करतार, ये भी घन वाद्य यंत्र है, यह बी के समान होता है। और लेजिम भी घन वाद्य यंत्र है, जो ग्रासिया जाति द्वारा बजाया जाता है, लेकिन पुत्री जन्म पर सूप या छजला बजाया जाता है। और लेजिम है वो ग्रासिया जाति द्वारा बजाया जाता है। बढ़ते हैं आगे। उसके बाद में तत्वाद्य यंत्र, जो तारों से बजाए जाते हैं उसे तत्वाद्य यंत्र कहा जाता है। जैसे इकतारा जो सबसे प्राचीन है, इकतारा है वो सबसे प्राचीन तत्वाद्य यंत्र है। इकतारा, दूतारा, चौतारा, चिकारा, जंतर, गुजरी, रवाज, केंद्रा, भपंग और अपंग, ये सभी तत्वाद्य यंत्र है। इनको तारों से बजाया जाता है। जैसे वीणा, मोहन वीणा या विश्व वीणा के जनक है वो पंडित विश्व मोहन भट्ट है। रबाब, इसका वादन नखवी जाति द्वारा किया जाता है। जंतर का उपयोग है वो गुज्जर जाति के भोपो द्वारा देवनारायण जी फड़ का वाचन करते समय किया जाता है। जंतर वाद्य यंत्र का उपयोग। रावण हत्ता, ये भी तत्वाद्य यंत्र है। नायक जाति के भोपो द्वारा पाबूजी की फड़ का वाचन करते समय इसे बजाया जाता है। कामायचा, यह एक ईरानी वाद्य है और सारंगी की रानी है वो कामायचा को कहा जाता है। और 2012 में इसी कामायचा के वादन में, इसी तत्वाद्य यंत्र में पद्मश्री मिलता है साकर खान को 2012 में कामायचा में क्या मिलता है? पद्मश्री मिलता है। बढ़ते हैं आगे। सारंगी को कामायचा का राजा कहा जाता है, ये भी तत्वाद्य यंत्र है। भपंग का प्रसिद्ध वादक है वो जहूर खान है। और उमर फारूक मेवाती है। दुका को भीलों द्वारा दीपावली पर बजाया जाता है। दुका को स्वर मंडल, इसे मत कोकिला या वीणा या सुर मंडल भी कहा जाता है। अब बात करते हैं अवनद वाद्य यंत्र या ताल वाद्य यंत्र।
जिसे हाथों से बजाया जाता है, जैसे ढोल, ढोलक, डेरू, डमरू, चंग, ताशा, मादल, मृदंग, नगाड़ा, नौबत, कोडी, धौंसा, गड़गड़ाती, शिल्पा, कम्मर, खंजरी, टामक, दुकाको, ये सभी है वो क्या है, ये सभी अवनद या ताल वाद्य यंत्र है। अवनद या ताल वाद्य यंत्र है। जो ताशा है यह ताजिए निकालते समय मुस्लिम जाति द्वारा बजाया जाता है। नगाड़ा का प्रमुख वादक है वो रामकिशन सोलंकी है, जो पुष्कर के रहने वाले हैं। मादल का उपयोग, इसका वादन मेवाड़ में भीलों द्वारा गौरी नृत्य में किया जाता है। दमामा या टामक ये सबसे बड़ा वाद्य यंत्र है। सबसे बड़ा वाद्य यंत्र अवनद वाद्य यंत्रों में दमामा या टामक है, जो सबसे बड़ा वाद्य यंत्र है। सुशिर वाद्य यंत्र, जिसको फूंक के द्वारा बजाया जाता है, फूंक से जिसे बजाया जाता है उसे सुशिर वाद्य यंत्र कहा जाता है। जैसे सहनाई, सुरनाई, बांसुरी, पुंगी, नागफणी, बिगुल, बांकिया, भपंग, मोरचंग, अड़गोजा, गुराड़िया और मसक, सुरमंडल, सतारा, तुरई, तारपी, नड़, बरगू, पेली, पावरी। और इसी कड़ी में इसी सुशिर वाद्य यंत्रों में अब थोड़ी बहुत व्याख्या भी देख लेते हैं। बांसुरी का प्रमुख वादक है वो बांसुरी का प्रमुख बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया है। सहनाई का प्रमुख वादक कौन है? बिस्मिल्लाह खां है, जिसे 2001 में सहनाई के लिए सहनाई में क्या मिलता है, जिसे 2001 में भारत रत्न दिया जाता है बिस्मिल्लाह खां को सहनाई में। और अन्य वादक इसके आते हैं चांद खां और मोहम्मद खां। प्रमुख सहनाई वादिका अगर लुगाई के मायने पूछा है, महिला के मायने पूछा है तो मांगी बाई। सुरनाई विश्व प्रसिद्ध सुरनाई वादक पेपे खां मांगणियार है। अड़गोजा राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र है। प्रमुख अड़गोजा वादक है वो धोंदो खान है। रामनारायण चौधरी ने नाक से अड़गोजा बजाने में प्रसिद्ध है और रामनारायण चौधरी है वो पदमपुरा जयपुर के रहने वाले हैं। बांकिया सरगड़ा जाति द्वारा इसे बजाया जाता है। भुंगल यह रणभेरी वाद्य यंत्र है। भवाई जाति का प्रिय वाद्य यंत्र कौन सा है? भुंगल। उसके बाद मोरचंग, मोरचंग है वो वाद्य यंत्रों में सबसे छोटा कौन है? मोरचंग है और यह पश्चिम राजस्थान में लंगा जाति द्वारा बजाया जाता है। यह यूरोप के जूफ हर्ष से मिलता जुलता है। स्त्री पुरुष दोनों बजाते हैं एक साथ में। उसके बाद में नड़, नड़ का प्रमुख वादक है वो कर्णा भील था, जो जैसलमेर का रहने वाला था। बरगू का जो बरगू है इसका वादन है वो सरगरा जाति द्वारा किया जाता है। पावरी किया करती है वो सी के समान होती है। और घुराड़िया यह बांस का बाजा या इसे घोड़ियों कहा जाता है। उसके बाद में झिल्ले, झिल्लों की नगरी है वो उदयपुर को कहा जाता है। झिल्लों की बात करा और उदयपुर की बात नहीं करा आ तो बात कभी हो ही नहीं सके। पिछोड़ा झील कट है उदयपुर के अंदर है। जयसमंद झील कट है उदयपुर के अंदर है। गेब सागर झील है जी की डूंगरपुर के माया है। और सोम अम्बा कमला परियोजना है वो हर परीक्षा मायने पूछी जाए सोम अम्बा कमला परियोजना का संबंध है वो किससे है तो डूंगरपुर जिले से है। और कालीबाई का स्मारक कहाँ पर है तो कालीबाई का स्मारक इसी गेब सागर झील के किनारे डूंगरपुर में बना हुआ है। उसके बाद में अमर सागर, मूल सागर, गजरूप सागर झील कहाँ पर है? जैसलमेर के अंदर बनी हुई है। अमर सागर, मूल सागर, गजरूप सागर झील है वो जैसलमेर में है, जिसका निर्माण है वो गज सिंह ने करवाया था। और इसी अमर सागर या मूल सागर या गजरूप सागर ये इसके नाम है झील के। और इसी के सामने क्या बना है? भारती बाबा का मठ बना हुआ है और स्वांगिया माता का मंदिर भी इसी झील के सामने बना हुआ है। जैत सागर झील बूंदी में है। नागर सागर झील कहाँ पर है? बूंदी में। बाल समंद झील या कायलाना झील जोधपुर में है। तालाब शाही झील कहाँ पर है? धौलपुर में है। राजसमंद झील कहाँ पर है? राजसमंद में है। राजसमंद झील कहाँ पर है? राजसमंद में है। उसके बाद में तालाब, रानीसर तालाब जोधपुर में। पन्नालाल शाह का तालाब खेतड़ी झुंझुनू में। और गढ़सीसर तालाब जैसलमेर में। गढ़सीसर तालाब कहाँ है? जैसलमेर में। और कोलायत झील कहाँ पर है? बीकानेर में।
और गजनेर झील कहाँ पर है? बीकानेर में। लूणकंसर झील कहाँ पर है? ये भी लूणकंसर बीकानेर में। उसके बाद में बावड़ियों से प्रश्न है वो आना तो तय है, बावड़ियों से प्रश्न तो आता ही आता है। बावड़ियों की बात करें और बूंदी की बात नहीं करें, ये बात तो मिलती जुलती लगती नहीं है साहिब। बावड़ियों की बात करें तो बूंदी को बावड़ियों का शहर कहा जाता है। बूंदी के अंदर 84 खंभों की छतरी बनी हुई है। तो आप पूछोगे कि भैया 80 खंभों की छतरी कहाँ पर बनी हुई है? तो 80 खंभों की छतरी है वो अलवर के अंदर बनी हुई है। और चांद बावड़ी अब हनेरी दोसा, चांद बावड़ी राजस्थान में जो फेमस बावड़ी है वो चांद बावड़ी है, वो अब हनेरी दोसा के अंदर बनी हुई है। राजस्थान की सबसे गहरी बावड़ी है। भूल भुलैया बावड़ी भी से कहा जाता है। चांद बावड़ी के ऊपर डाक टिकट जारी होता है। 29 सितंबर 2017 को 5 रुपये का डाक टिकट जारी होता है। उसके बाद में एक चांद बावड़ी कहाँ पर है? एक चांद बावड़ी जोधपुर के अंदर है, जिसे एक साथियों एक चांद बावड़ी जोधपुर के अंदर है। और जोधपुर के अंदर एक चट्टान बावड़ी भी बनी हुई है। और तुर्जी का झालरा जिसे दूध बावड़ी कहा जाता है वो भी जोधपुर के अंदर है, जिस पर डाक टिकट 5 रुपये का जारी होता है। 29 सितंबर 2017 को दूध बावड़ी जिस पर डाक टिकट जारी हो जाता है वो परीक्षा में पूछा जाना तो संभव है। और नौलखा बावड़ी कहाँ पर है? नौलखा बावड़ी डूंगरपुर में है। मेड़तनी की बावड़ी झुंझुनू में है। और मैं थाने याद करायो हमारे पिछले वीडियो के मायने जदाबा बावड़िया पड़ी, मैं थाने क्यों भीलवाड़ा के मायने चमना बाई है जी की चौखी बाई है। चमना के या चौखी बाई है, चमना के या चौखी बाई। भीलवाड़ा के अंदर चमना बावड़ी है, चौखी बावड़ी है और बाईराज की बावड़ी है। लवाण बावड़ी या डाकणिया बावड़ी कहाँ पर है? दौसा के अंदर बनी हुई है। बढ़ते हैं आगे। उसके बाद में साथियों वीरपुरी की बावड़ी और तिरुमुखी बावड़ी और वीरपुरी की बावड़ी उदयपुर में है। और पन्ना मीणा की बावड़ी जयपुर में है। जयगढ़ दुर्ग के पास में यह पन्ना मीणा की बावड़ी स्थित है, जिस पर डाक टिकट 29 सितंबर 2017 को 5 रुपये का डाक टिकट जारी होता है। उसके बाद में नीमराणा की बावड़ी अलवर में है, जिस पर डाक टिकट 29 सितंबर 2017 को 5 रुपये का होता है। दरियानाथ जी की बावड़ी जैसलमेर के अंदर है। और उसके बाद में बड़गांव की बावड़ी कोटा के अंदर है। बड़गांव की बावड़ी कोटा के अंदर है। टोडा राय सिंह टोंक में बुद्ध सागर बावड़ी है। और हाड़ी रानी की बावड़ी, बुद्ध सागर बावड़ी और हाड़ी रानी की बावड़ी कहाँ पर है? टोडा राय सिंह टोंक में है। उसके बाद में बूंदी के अंदर रानी जी की बावड़ी है, भावड़ देवी की बावड़ी है और काका जी की बावड़ी है। अनारकली की बावड़ी बूंदी के अंदर बनी हुई है। और भीलवाड़ा के अंदर चमना की चौखी बाई है, तो चमना बावड़ी चौखी बावड़ी और बाईराज की बावड़ी कहाँ पर है? भीलवाड़ा के अंदर है। और 29 सितंबर 2017 को 5 रुपये का डाक टिकट जारी होता है राजस्थान की बावड़ियों के ऊपर। उनमें से एक तो हो गई चांद बावड़ी अब हनेरी दोसा की, बड़ी फेमस है। दूध बावड़ी जोधपुर और पन्ना मीणा की बावड़ी जयपुर, नीमराणा की बावड़ी अलवर के अंदर। इन सभी के ऊपर है वो 29 सितंबर 2017 को डाक टिकट जारी होता है 5 रुपये का। साथियों ये थी हमारी आज की क्लास। अगर आपको अच्छी लगी तो आप अपने दोस्तों में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको क्लास है वो कैसी लगी। और आपके छोटे भाई का चैनल है, सब्सक्राइब करने में साथियों सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता है। अगर आपको अच्छा लगता हो तो सब्सक्राइब तो कर ही देना। हमारे चैनल को बेल आइकन को प्रेस भी कर देना, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूं वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो साथियों मिलते हैं कल कुछ नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। और मिलते हैं कल।